परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हमारी समस्या का समाधान परिवर्तन से हो। विकास से हमारी चर्बी बढ़ सकती है, विकास से हमारी चर्बी बढ़ सकती है और कुछ लोगों की बढ़ी भी है। तो परिवर्तन को रोकने के लिए इस देश का जो ब्राह्मणवादी वर्ग है वो ज़्यादा जोर से विकास की बात करता है, और चूंकि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग पिछड़े हैं, तो पिछड़ों के सामने जब विकास की बात रखी जाती है तो वो परिवर्तन छोड़ देता है, विकास के पीछे लग जाता है। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है बुद्धि भेद। हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा हथियार है बुद्धि भेद। तमाम प्रकार का बुद्धि भेद करते रहते हैं। तो परिवर्तन को रोकने के लिए कांग्रेस भी विकास की ही बात करती है और बीजेपी भी विकास की ही बात करती है। अगर कांग्रेस बीजेपी के विरोध में है तो उसका नारा कुछ और होना चाहिए। अगर बीजेपी कांग्रेस के विरोध में है तो उसका नारा कांग्रेस के विरोध में कुछ और होना चाहिए। मगर दोनों का नारा विकास है, दोनों विकास की बात करते हैं। तो ये हम लोगों को समझना होगा, ये बुद्धिभेद की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों का विकास नहीं होना चाहिए, हमारा विकास नहीं होना चाहिए, ये नहीं कह रहा। ज्यादातर जो SC ST OBC के लोग हैं, किसी भी कार्यक्रम में जब वो इकट्ठा होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो आरक्षण तक बोलते हैं। उनको लगता है ये ही संविधान का सबसे बड़ा अधिकार है। उनको इतना ही समझ में आता है। मगर संविधान में केवल आरक्षण का अधिकार नहीं है, आरक्षण से ज्यादा नौकरी पा सकते हो, आरक्षण से ज्यादा नौकरी पा सकते हो। मगर संविधान ने एक वोट का अधिकार भी दिया है, उससे शासक बन सकते हो। वो संविधान का दिया हुआ, संविधान का दिया हुआ आरक्षण भी है, संविधान का दिया हुआ वोट का अधिकार भी है। आरक्षण से ज्यादा नौकरी पा सकते हो और वोट के अधिकार का उपयोग करके देश का हुक्मरान बन सकते हो। तो नौकरी से बड़ी बात तो हुक्मरानी है, नौकरी से बड़ी बात तो हुक्मरानी है। हमारे लोग जब भी बोलते हैं तो वो आरक्षण तक आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरक्षण अधिकार नहीं है, मगर उससे भी आगे संविधान का अधिकार है। और उससे भी आगे अगर हुक्मरान बनने का अधिकार है तो वो हुक्मरानी कैसे हासिल होगी, इसके बारे में भी पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर भी मंथन करे, चिंतन करे, लोगों को रास्ता बताए। ये काम उसको करना चाहिए। इस देश में 1703 जाति के टुकड़े शेड्यूल कास्ट के, हमारे पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है। 1703 टुकड़े शेड्यूल कास्ट के।
मतलब अछूतों को संवैधानिक भाषा में शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, ब्राह्मणों की भाषा में अछूत। ब्राह्मणों के दृष्टि से जो अछूत है वो 1703 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोग हैं। 801 टुकड़े आदिवासियों के हैं और 3743 जाति के टुकड़े पिछड़े वर्ग के। तीनों को मिला दो तो 6247 जाति के टुकड़े होते हैं। तो 6247 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों में हमको बांटा है। ये बांटने की व्यवस्था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर जो मौर्य साम्राज्य भारत में था उसका आखिरी सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करने के बाद कई शतकों के बाद रामायण लिखी गई। और वो भी दशरथ जातक की चोरी करके रामायण ब्राह्मणों ने लिखी। दशरथ जातक जो है ये बुद्ध के प्रवचन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इसका मतलब ये है कि कई शतकों के बाद सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद रामायण दशरथ जातक की चोरी करके लिखा गया। 31 जातकों की चोरी करके महाभारत लिखा गया और इसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। ये बात जब हम बोल रहे हैं तो कोई ब्राह्मण इस बात को डिनाई नहीं कर रहा है कि हाँ ऐसा नहीं हुआ है। हमारे लोगों के पास तो इतनी बुद्धि नहीं है कि इतना डाटा कलेक्ट करे और प्राचीन भारत का डाटा कलेक्ट करके विश्लेषण करे। जो बुद्धिजीवी वर्ग हमारे समाज का है वो कोटार्थी है, यानी पेट पालने में ज्यादातर उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया है। बुद्धि परिवर्तन का करने का पहले नंबर का साधन है, पैसा दूसरे नंबर का है। ज्यादा लोगों को पैसा ही बड़ा लगता है, मगर पहले नंबर का परिवर्तन का साधन पैसा नहीं, पहले नंबर का परिवर्तन का साधन बुद्धि है। बुद्धि से समझ में आता है क्या गलत है क्या सही है। बुद्धि की वजह से हम लोग समझ रहे हैं कि ब्राह्मणों ने हमें 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं, ये भी समझना जरूरी है। बटे हुए मान लेना, ब्राह्मणों को निर्दोष घोषित करना है तो मूर्खता की परिसीमा होगी। इतना बड़ा षड्यंत्र संगठित शक्ति के बगैर निर्माण हो गया, अपने आप हो गया, नेचुरली हो गया, ऐसा केवल गधे कह सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बुद्धि से समझ में आता है। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग हमारे आधुनिक भारत में जब हमारे लोगों ने संघर्ष किया, उसी संघर्ष के बदौलत आज पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ। ये कोई गांधी और कांग्रेस के आंदोलन से पैदा नहीं हुआ। गांधी और कांग्रेस के आंदोलन का कभी कोई रेजोल्यूशन कागज में पास हुआ? करने की तो छोड़ो, दूसरी बात छोड़ो,
कोई कागज में रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है कोई कागज में, कोई बता सकता है? मैं तो कई सालों से पूछ रहा हूं लोगों को, कोई अभी तक मुझे नहीं बता पाया। तो मैं ये बात आप लोगों को समझा रहा हूं कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि 6247 जाति के टुकड़ों में हमें बांटा गया है, तो निश्चित रूप से बांटने वालों का मकसद होगा, तो बुद्धि से उस मकसद को समझना होगा। सिंपल बात है, कितनी हैरानी की बात है कि उसी का आज के समय में संविधान लागू होने के बावजूद भी उसी की समय में, आज के ही समय में रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की है, अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की है, थर्ड अपोजिशन भी ब्राह्मणों का ही है। 5 संगठन हैं बड़े नेशनल लेवल के राजनीतिक, 5 संगठन ब्राह्मणों के, कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट है, तृणमूल कांग्रेस है, ये सारे ब्राह्मणों के राष्ट्रीय संगठन हैं, जिनकी संख्या 3.5% है ऑल इंडिया में। उनके 5 नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है। जो चुनाव आयोग है वो कहता है कि 6% वोट जिस पार्टी के होंगे वो पार्टी 3 राज्यों में 6% वोट हासिल करेगी, वो पार्टी नेशनल पार्टी मानी जा सकती है। अब जिनकी संख्या ही 3.5% है, उनकी 5 पार्टियां हैं, एक भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कानून और संविधान के विरोध में जाकर कुछ किया होगा, कानून और संविधान के विरोध में जाकर कुछ किया होगा, तभी वो ऐसा करने में कामयाब हुए। तो हमें डाटा कलेक्ट करके इसे प्रूव करना चाहिए, ये बुद्धि से हो सकता है, ये डाटा अवेलेबल है, ढूंढने की जरूरत है केवल। और अगर आप डाटा कलेक्ट करते हो और अपने लोगों के सामने डाटा सबूत के तौर पर पेश करते हो, तो आपके लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मानना होगा। जो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हम सिर्फ के लोग पागल हैं, तो मुझे ये बताओ, दुनिया में जो अपने मकसद के प्रति पागल नहीं हुआ है, ऐसे लोगों ने दुनिया को बदलने का काम किया है? कोई उदाहरण? जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए पागल नहीं होते हैं, वो दुनिया को कैसे बदलेंगे? आखिर आदमी के जीवन की मर्यादा होती है, उसके क्षमता की मर्यादा होती है। पागलपन ही तो है जो क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। तभी तो वो परिवर्तन करने के लायक हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को ब्राह्मणों ने 1703 जाति के टुकड़ों में बांटा, आदिवासियों को 8 से 1, और वो पिछड़े वर्ग के लोगों को 3743 जाति के टुकड़ों में बांटा। ये 6247 टुकड़े हैं। तो बांटने की वजह से उनका वर्चस्व है। बुद्धि से इतनी बात समझना है कि उन्होंने हम लोगों को बांटा। पब्लिक एजुकेशन कब शुरू हुआ? क्या इतनी भी तारीख हमारे लोगों को समझ में आती है? पब्लिक एजुकेशन 26 जनवरी 1950 के बाद में पब्लिक एजुकेशन शुरू हुआ। तमाम लोगों को पढ़ने का अधिकार होगा,
और तमाम लोगों के लिए स्कूल खोलने का कार्यक्रम 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ कि पहले शुरू हुआ? 26 जनवरी 1950 से हुआ ना। सारे लोगों को पढ़ने लिखने का जो अधिकार है वो तो 26 जनवरी 1950 के बाद ही शुरू हुआ। कितने साल हो गए? 26 जनवरी 1950 तो 2000 में 50 साल हो गए, 2023 में और 23 में ला दो 73 साल हो गए। समय भी तो समझना जरूरी है। तो 73 साल में हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, इनके पास ही तो सब्सटेंस है, कुछ है जो कुछ करने लायक है। नहीं तो हमारी सारी प्रजा जो है वो सवेरे से लेकर शाम तक 2 टाइम की रोटी के लिए संघर्ष करते रहता है। ये जो पढ़ा लिखा है ये 10 से 6 बजे तक ड्यूटी करने के बाद उसके पास समय है, सैटरडे संडे उसके पास समय है। जो हमारा साधारण आदमी है वो तो रोटी के लिए डेली उसका संघर्ष चल रहा है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद पब्लिक एजुकेशन के आधार पर, सार्वत्रिक शिक्षा के आधार पर तैयार हुआ, तभी तो इसको आधार बनाया जा सकता है। और ये दिखाई कब देने लगा? 70 में 20 साल हो गए, 80 में 30 साल हो गए, तो ये पढ़े लिखे लोग दिखाई देने लगे। 75 और 80 के आसपास हमारे लोगों ने संगठन के बारे में सोचा। शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड क्लास के जो सर्विसेज में आने लगे और सर्विसेज में उनको प्रॉब्लम होने लगा। उनके साथ शेड्यूल कास्ट के नाम पर, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर भेदभाव होने लगा। तब उन्होंने डिपार्टमेंट के अंतर्गत संगठन निर्माण करने शुरू कर दिए। उसके पहले कहाँ है? एक अंबेडकर समझदार आदमी है, वो संगठन निर्माण कर रहा है। तो ये बदलाव जो 26 जनवरी में सारे देश भर में लागू हुआ और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर हम लोगों को अधिकार मिला, ये तो अंबेडकर के समय में नहीं था, है? ये तो फुले के समय में नहीं था, ये तो पेरियार के समय में नहीं था, ये तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना। ये तो डॉक्यूमेंट्री बातें हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए। किसी भी चीज का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास डाटा चाहिए, सही डाटा चाहिए, ऑथेंटिकेट डाटा चाहिए। और इसलिए